Hello dear students, let's start our study once again. 11th क्लास के बच्चों को मैं इसके पहले वाली वीडियो में पहला पार्ट जो है फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसकी 5 यूनिट पढ़ाया था। 6वें यूनिट आज पढ़ानी है। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ और आप लोग कोशिश करें समझने की। फ़िलहाल बहुत कठिन नहीं लिखा गया है, इजी शब्दों में लिखा गया है और मैं अपना प्रयास करता हूँ द बेस्ट। आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा भी। इंटरमीडिएट में सबसे मुख्य बात है कि आपको हिंदी आना चाहिए। अगर पैसेज की हिंदी आपको आ रही है तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन लिखा कैसे जाता है यह मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ। चलिए हिंदी बताता हूँ। पहले ये बात यहाँ तक पहुँची है कि लेखक के मम्मी पापा पहले ही शहर चले गए थे और जब वो वहाँ रहने लगे, रहने का आशियाना सही ढंग से बना लिए, तब वे लेखक को और लेखक की दादी को भी शहर बुलवा लिए। अब शहर में क्या होता है, कैसे होता है, उनकी दादी के क्या क्रियाकलाप थे शहर में पहुंचने पर, ये देखिए लेखक बता रहे हैं। कहते हैं एज द ईयर्स रोल्ड बाई, as the years rolled by means with the passage of time, समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, as the years rolled by, इसका मतलब ज्यों-ज्यों या जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, समय बीतता गया, we saw less of each other, we saw हम मिलते थे। सा का मतलब यहाँ देखना नहीं, मिलने से है। we saw हम मिलते थे, less मतलब कम, of each other एक दूसरे से। जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, जैसे समय बीतता गया, तो हम एक दूसरे से कम मिलते थे, कम मिलने लगे। जब गांव में थे तो लेखक हमेशा अपनी दादी के साथ ही थे, यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाते थे तब भी उनकी दादी उनके साथ साथ स्कूल में जाती थी, ये बताया गया है। और वो स्कूल में पढ़ाई करते थे तो बगल के मंदिर में उनकी दादी माँ वहाँ पर पूजा पाठ करती थी, ये सब बताया गया है। अब यह संगत जो है, ये साथ जो है उन दोनों लोगों का कम होने लगा, मतलब अब ये दोनों लोग आपस में साथ साथ कम रहने लगे। यही इन्होंने लिखा है, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए हम एक दूसरे से कम मिलते थे। ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो शब्द है, ईच अदर और वन एनदर। जब एक दूसरे को या एक दूसरे से लिखना होता है तब दोनों शब्द लगाए जाते हैं, ईच अदर और वन एनदर। यह सिंटैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर दो ही लोगों के बीच की बात हो, जैसे एक दूसरे को धन्यवाद दिया, एक दूसरे को गाली दिया, एक दूसरे को धक्का दिया,
एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। इस तरह से जब दो ही लोगों के बीच की बात हो तो एक दूसरे को की अंग्रेजी ईच अदर होती है, और जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो एक दूसरे को, जैसे कहा जाए कि मेले में सभी लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तो यहाँ एक दूसरे को की अंग्रेजी वन एंड अदर लगाई जाती है। दोनों में यही अंतर है, ईच अदर माने एक दूसरे को, वन एंड अदर माने एक दूसरे को। लेकिन जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो ईच अदर लगाई जाती है, और दो से अधिक लोगों के बीच की बात होती है तो वन एंड अदर लगाई जाती है। यहाँ ईच अदर लिखा गया है, इसका मतलब लेखक और उनकी दादी के बीच की बात है ये। जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक, कुछ दिनों तक। शी कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा, दादी माँ जारी रखी। क्या जारी रखी? टू वेक मी अप, मुझे जगाना, वेक अप मतलब जगाना, एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करना जारी रखी फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। कुछ समय तक तो वह मुझे सुबह के समय जगाना और विद्यालय के लिए तैयार करना जारी रखी। When I came back, जब मैं वापस आता था। When I came back, जब मैं विद्यालय से वापस आता था। She would ask me, वह मुझसे पूछा करती थी। would यहाँ हैप्टल एक्शन है, आदत दर्शाई जाती है भूतकाल की। She would ask me, वह मुझसे पूछा करती थी। What the teacher had taught me, जो अध्यापक मुझे पढ़ाए हुए रहते थे। करेक्ट, जब मैं वापस आता था तो वह मुझसे वह पूछा करती थी, तो वह मुझसे वह चीज़ पूछा करती थी जो शिक्षक हमें पढ़ाए रहते थे। I would tell her English words. I would tell her, मैं उन्हें बता दिया करता था। I would tell her, हैप्टल एक्शन ये भी है, आदत व्यक्त करने की बात है। I would tell her, मैं उन्हें बता दिया करता था इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्दों को बता दिया करता था। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और थोड़ा बहुत पश्चिमी विज्ञान के बारे में बता दिया करता था। एंड लर्निंग, और ज्ञान के बारे में बता दिया करता था। तो वो जब मुझसे वो पूछती थी कि आज क्या पढ़े, शिक्षक क्या पढ़ाए, वही लेखक कह रहे हैं कि मैं उन्हें अंग्रेजी शब्दों को बता दिया करता था, और थोड़ा बहुत पश्चिमी विज्ञान के बारे में बता दिया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और किसके बारे में बताता था? गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता था, जो अध्यापक पढ़ाए रहते थे। लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार के गोल होने के बारे में बताता था। एटसेट्रा मतलब इत्यादि, ये ETC लिखा हुआ है, इसका मतलब एटसेट्रा इत्यादि। करेक्ट, जब मैं वापस आता था तो वह मुझसे उस चीज़ को पूछती थी जो अध्यापक पढ़ाए रहते थे। तो मैं उन्हें अंग्रेजी शब्दों के बारे में, थोड़ा बहुत पश्चिमी विज्ञान के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, और संसार के गोल होने के, पृथ्वी के गोल होने इत्यादि के बारे में बता दिया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस मेड यह बना देता था हर उन्हें, अनहैप्पी मतलब दुखी, या उन्हें दुखी बना देता था, मतलब इससे वह दुखी हो जाती थी।
दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें दुखी कर देता था या उन्हें दुखी बना देता था, मीन्स शी वुड बिकम सैड ऑन हियरिंग द पॉइंट्स which were taught in the school of the writer. उन बातों को सुन करके वह दुखी हो जाती थी जो बातें लेखक को उनके स्कूल में पढ़ाई जाती थी। कहने का मतलब हुआ, करें कि दिस मेड हर अनहैप्पी, यह चीज़ उन्हें उदास कर देती थी, उन्हें दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी विद माई लेसन्स, मेरे पठन पाठन में, वह मेरे पठन पाठन में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। मतलब किताब में लिखी हुई वो कोई चीज़ उन्हें नहीं समझा सकती थी, नहीं पढ़ा सकती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे पठन पाठन में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. करें, she did not believe, वह विश्वास नहीं करती थी in the things, उन चीज़ों में। she did not believe in the things, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। कौन सी चीज़ों में? they taught us, they taught, जो वे हमें पढ़ाते थे एट द इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में, वह उस चीज़ को पसंद नहीं करती थी, वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो चीज़ें वे हमें अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय में, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वह दुखी रहती थी, दैट की, और वह इस बात से दुखी रहती थी कि देयर वाज नो टीचिंग, कोई पढ़ाई नहीं थी अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक पुस्तकों के बारे में, ग्रंथों के बारे में। कह रहे हैं कि वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो शिक्षकगण हमें अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाते थे। और वह इस चीज़ से दुखी थी कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, वह इस चीज़ से दुखी थी कि भगवान के बारे में एंड स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक पुस्तकों के बारे में, ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट, एक दिन मैंने बताया कि, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, लेकिन यहाँ अनाउंस का मतलब बताने से है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट, एक दिन मैंने बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। वी वर बीइंग गिवन, हमें दिया जा रहा था म्यूजिक लेसन्स, संगीत के पाठ, हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। एक दिन मैं ये बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड मीन्स शी वॉज अपसेट, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, मतलब वह बहुत परेशान थी। ऑन हियरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द राइटर शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, she would understand that the teachings of her grandson was not suitable, was not proper. He was getting improper learning in the English medium school.
शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान थी, वह बहुत दुखी थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, टू हर उनके लिए, म्यूजिक हैड संगीत रखती थी, ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड एसोसिएशन का मतलब होता है अशोभनीय संगठन, अशोभनीय संघ। तो इसका मतलब हो गया कि टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत बिल्कुल अशोभनीय चीज़ थी। आप ये कहिएगा, ल्यूड एसोसिएशन का मतलब अशोभनीय चीज़। शी थॉट दैट म्यूजिक शुड नॉट बी टॉट इन द क्लासरूम टू द स्टूडेंट्स। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत बिल्कुल अशोभनीय चीज़ थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। इट वॉज, ये थी, इट किसके लिए है? म्यूज़िक के लिए है। इट वॉज द मोनोपोली, ये एकाधिकार था। इट वॉज द मोनोपोली, इस पर एकाधिकार था ऑफ हार्लट्स। हार्लट मतलब नर्तकी, वैश्या, वैश्याओं का एकाधिकार था इस पर, संगीत पर वैश्याओं का एकाधिकार था। एंड बेगर्स, और भिखारियों का एकाधिकार था। देखिए, ये इन द व्यू ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर, डांसिंग एंड सिंगिंग वाज द बिजनेस ऑफ बेगर्स एंड प्रॉफिट्स। इट वाज नॉट फॉर द सिविलाइज्ड पर्सन्स। बाद में बता रही है, देखो, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटिल फॉक। ये एल यहाँ साइलेंट है, इसको फॉल्क मत पढ़िएगा, ये FOL के इसे फॉक पढ़ा जाता, फॉक। एल साइलेंट है इसमें। कह रहे हैं कि उनकी दादी माँ क्या सोचती थी लेखक की? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटिल फॉक। इस पर मतलब संगीत पर भिखारियों और वैश्याओं का एकाधिकार था, और यह सज्जन लोगों के लिए नहीं था। संगीत जो थी वो सज्जन लोगों के लिए नहीं थी। शी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं बोली। ऑन द डे when the writer declared that he was being taught music in the class, she was upset, but she remarked nothing. She made no remark. She said nothing, वह कुछ नहीं बोली, but her silence meant disapproval. But किंतु her silence meant, उनके चुप रहने का मतलब था, क्या था? डिसअप्रूवल, मतलब असहमति। वह बोली कुछ नहीं, वह कुछ भी ना बोली, किंतु उनके शांत रहने का, उनके चुप रहने का मतलब उनकी असहमति थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। शी रेयरली टॉक्ड टू मी, वह मुश्किल से ही मुझसे बातें करती थी। आफ्टर दैट, उस दिन के बाद, उस दिन के बाद वह मुझसे मुश्किल से ही बातें करती थी। मीन्स when the writer told her grandmother that he was being taught music in the English medium school, his grandmother decided that he was getting improper education in that school. As in the view of the old lady, music and dancing were the business of harlots and beggars. These facts were reserved only for them. Music and dancing might not be counted as good profession of civilized people. Therefore, from that day, the old lady rarely
From that day, the old lady would rarely speak to her grandson. Now, 7th unit. When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय में पहुंचा, When I went up to the university, जब मैं विश्वविद्यालय में पहुंचा, लेखक बता रहे हैं कि when he get his admission in the higher level of his study, जब मैं विश्वविद्यालय में पहुंचा, I was given a room of my own. मुझे एक कमरा दिया गया था, of my own, अपना निजी. जब मैं विश्वविद्यालय में पहुंचा तो मुझे अपना निजी एक कमरा दिया गया था. मीन्स नाउ द राइटर हैड टू लिव ऑल अलोन इन अ रूम. देयर वाज नोबडी टू accompany him. There was no participant in his room. He was all alone in his room when he entered the university. The common link of friendship was snapped. The common link, सामान्य कड़ी of friendship, मित्रता की, was snapped, टूट गई थी. मित्रता की सामान्य कड़ी जो थी वो टूट गई थी. किससे मित्रता की सामान्य कड़ी टूट गई थी? लेखक की मित्रता की सामान्य कड़ी उनकी दादी से जो थी. बचपन से ही अपनी दादी के साथ में रहते थे ना. अब जब ये बाहर गए, अब्रॉड निकले, यूनिवर्सिटी लेवल पर जब ये पढ़ाई करने लगे, तो फिर अब इनकी दादी का साथ जो है वो छूट गया. वही ये बता रहे हैं कि द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड. मित्रता की सामान्य कड़ी टूट गई थी. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. देखिए, रेजिग्नेशन मीन्स होता है इस्तीफा, त्यागपत्र, लेकिन यहाँ शांत भाव. रेजिग्नेशन का मतलब साइलेंटली, शांत भाव से. विद रेजिग्नेशन लिखा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं शांत भाव से. कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर लिया, हर सेक्लूजन, अपने अकेलेपन को, अपने एकांतवास को. मेरी दादी माँ ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया विद रेजिग्नेशन, संतुष्टि के भाव से. मेरी दादी माँ संतुष्टि के भाव से अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Now the writer tells us about the activities of his grandmother when he get his admission in a university. At the time, his grandmother was left all alone in the house. She would make some performances which were amazing. Now the writer describes about the activities of his grandmother. We should study this. She rarely left her spinning wheel. वह मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ती थी. मीन्स वो अपने दिन भर जो है वो चरखा काटती रहती थी. ऐसी रेयरली लेफ्ट, वह मुश्किल से ही छोड़ती थी हर स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे को, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बातें करने के लिए. नो, ऐसा नहीं हो सकता था कि वो किसी से बात करने के लिए चरखा काटना अपना बंद कर दे और कहीं चली जाए. ऐसा नहीं हो करती थी. वो बातें करने के लिए तो बिल्कुल नहीं, किसी दूसरे काम से भले वो चरखे को छोड़ देती थी. बाकी मुश्किल से ही ऐसा होता था कि किसी से बात करने के लिए वो अपना चरखा काटना बंद करें. ये लिखा है लेखक ने कि सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वह मुश्किल से ही किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को छोड़ती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट,
सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग कह सकते हो, फ्रॉम डाउन टू डस्क कह सकते हो, सनराइज टू सनसेट मतलब डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक। शी सैट बाय हर व्हील, वह अपने चरखे के पास बैठी रहती थी। सुबह से शाम तक वह अपने चरखे के पास बैठी रहती थी। स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, स्पिनिंग मतलब चरखा काटती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइट मीन्स सुनाना होता है, लेकिन यहाँ गाने से मतलब हो गया, सिंग से मतलब है। रिसाइटिंग प्रेयर्स मतलब प्रार्थना, पूजा पाठ, भजन गाया करती थी। प्रेयर मतलब प्रार्थना होता है, लेकिन यहाँ भजन कर दीजिए। शाम, PSALM, पूरा मिलाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से शाम तक वह अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, उसे काटती थी और भजन गाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद। ओनली इन द आफ्टरनून मतलब केवल दोपहर के बाद। शी रिलैक्स फॉर ए वाइल, वह थोड़ी देर आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, गौरैयों को खिलाने के लिए, गौरैया नामक पक्षियों को खिलाने के लिए वह थोड़ी देर चरखे से दूर होती थी। वही ये बता रहे हैं कि केवल दोपहर के बाद के समय वह गौरैया नामक पक्षियों को भोजन देने के लिए, खिलाने के लिए थोड़ी देर तक चरखे से दूर होती थी, आराम करती थी। वाइल शी सैट इन द बरामदा, जब वह बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। जब वह रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बरामदे में बैठती थी, तब क्या होता था? हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाती थी, राउंड हर, उनके चारों तरफ। करें कि जब वह रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बरामदे में बैठती थी, तो सैकड़ों छोटी छोटी पक्षियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चैरपिंग। और क्या करती थी? क्रिएटिंग, पैदा करती थी, बनाती थी, चिड़िया जो थी वो निकालती थी। बेडलाम मतलब पागल खाने जैसी, और चैरपिंग मतलब चू चू की आवाज़, चहचहाहट। पूरा मिलाएं। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी, एंड क्या करती थी? क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चैरपिंग्स, और पागल कर देने वाली चहचहाहट की एक विचित्र आवाज़ निकालती थी। देखिए, वेरिटेबल मतलब होता है शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन यहाँ वेरिटेबल का कोई भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए इसे आप अपने वाक्य में अच्छा, बेडलाम मतलब होता है पागल खाना, बेडलाम मतलब पागलपन जैसा। तो अब पागलपन जैसा और चहचहाहट और शुद्ध है, तो पूर्ण रूप से कह दीजिए, पूर्ण रूप से पागल कर देने वाली चहचहाहट की आवाज़ निकालती थी। करें जब वह बरामदे में बैठती और रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जब वह बरामदे में बैठती थी, तो सैकड़ों छोटी छोटी पक्षियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी और पूर्ण रूप से पागल कर देने वाली चहचहाहट की आवाज़ उत्पन्न करती थी। सम केम, कुछ तो आती थी, एंड पर्च्ड, पर्च मतलब भी बैठ जाना, आसन ले लेना। पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पर बैठ जाती थी। किसके पैरों पर? दादी, लेखक के दादी माँ के पैरों पर। कह रहे कि उनमें से कुछ पक्षियाँ आती थी और
उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और अन्य पक्षियाँ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ पक्षियाँ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वह कभी उन्हें भगाती नहीं थी। शू मतलब ड्राइव अवे, ड्राइव अवे मीन्स भगाना, शू माने भगाना। यहाँ शूट लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप भी ड्रॉप अवे लिख देंगे। शी नेवर ड्रॉप देम अवे, वह उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इट यूज्ड टू बी, ये हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, प्रसन्नतापूर्ण आधा घंटा का समय, आधे घंटे का समय, ऑफ द डे, दिन भर में, फॉर हर, उनके लिए, या उनके लिए दिन भर में आधे घंटे का प्रसन्नतापूर्ण समय हुआ करता था। इस तरह से देखो, मैं आप लोगों को 2 यूनिट आज पढ़ाया, इसे आप पढ़ करके अपनी किताब अपने सामने रखिएगा, जो मैं बताया उसको सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा। बाकी और कुछ बताएंगे, अगर अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन बताना शुरू करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी भी आधे घंटे का हो गया है, तो एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में बता देंगे। यहीं पर ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।